सैडलर कमीशन आया, सैडलर कमीशन हो गया था के बाद। अब इसके आगे की किस्त हम पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी एक्ट के बाद 1913 का सरकारी प्रस्ताव आया, सैडलर कमीशन आया, सैडलर कमीशन हो गया था, सैडलर कमीशन नहीं हुआ। गुड इवनिंग मल्लिका। सैडलर आयोग 1917, इसका संबंध है इंडिया में यूनिवर्सिटीज में रिफॉर्म से। सैडलर इसके डेलीगेट बन के आए थे 1917 में, और ये लीड्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे इंग्लैंड के। इन्होंने कलकत्ता में एक कमीशन बनाया जिसे कहते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। इसमें 2 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इस आयोग का काम था विश्वविद्यालय अधिनियम की समीक्षा करना, और इसने विश्वविद्यालय अधिनियम को गौर से देखा और उसकी समीक्षा करने के बाद एक निंदा की कि यूनिवर्सिटी एक्ट जो बना है वो गलत है। निंदा इसलिए की कि डायरेक्ट हम विश्वविद्यालय पे कैसे, यस पेपर 1 के लिए डायरेक्ट विश्वविद्यालय पे कैसे फोकस कर सकते हैं, जबकि मिडिल के लिए तो कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है। माध्यमिक स्तर की शिक्षा का क्या, आपने सीधे प्राइमरी स्कूल पे फोकस कर दिया, यूनिवर्सिटी पे फोकस कर दिया, बीच का देखा ही नहीं। इन्होंने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो कम से कम 12 साल की होनी चाहिए, तब बच्चा इस लायक बनेगा कि यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर सके, और हाई स्कूल के बाद नहीं, कम से कम 12th के बाद उसको यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना आवश्यक है। इसको कहा गया इंटरमीडिएट, आज भी कहा जाता है इंटरमीडिएट कॉलेज। तो इस तरह से सैडलर ने साइड होकर के इंटरमीडिएट की बात की और कहा कि एक माध्यमिक और एक उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, और स्नातक की उपाधि तभी मिलनी चाहिए जब कम से कम 3 साल ग्रेजुएशन का जब बच्चा कोर्स कर चुका हो स्टूडेंट। बीए 2 तरह का होना चाहिए, ऐसा भी इन्होंने सुझाव दिया। एक ऑनर्स, ऑनर्स को हिंदी में कहते हैं प्रावीण्य, यानी प्रवीण हो जाए उसमें, और दूसरा स्नातक बैचलर। तो ये सब बीए पास कोर्स, बीए ऑनर्स कोर्स, और इनके अलग अलग सिलेबस का सुझाव किसने दिया पहली बार? सैडलर ने। तभी आजकल हम लोग सैड रहते हैं बीए करने के बाद। यह भी कहा कि विश्वविद्यालय के जो भी नियम बने उसमें कठोरता नहीं होनी चाहिए, उच्च शिक्षा में कठोरता नहीं, और विश्वविद्यालयों को आप गवर्नमेंट के अधीन नहीं रख सकते, उनको ऑटोनॉमी देना आवश्यक है। इन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में एक जगह है ढाका, ढाका में ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी की स्थापना करो। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बहुत सारा बोझ पड़ गया है, इन दोनों को डिवाइड करो। एक ये भी सुझाव दिया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में वीमेंस के लिए
एक एजुकेशन बोर्ड का गठन किया जाना आवश्यक है। इन्होंने ये भी कहा कि वोकेशनल या व्यावसायिक शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। व्यावसायिक उच्च शिक्षा, सैडलर ने सारी बातें जो कही गवर्नमेंट ने सभी को एक्सेप्ट कर लिया, और सैडलर ने 1970 में कही, गवर्नमेंट ने 1920 में सारे स्टेट्स को आदेश जारी कर दिए कि सैडलर ने जो कुछ भी कहा है उसको लागू किया जाए। इसके बाद 1916 से लेकर के 1921 तक एक के बाद एक 7 विश्वविद्यालय बने। 1916 में मैसूर, 1916 में ही बीएचयू भी बना। 1917 में पटना, 1918 में उस्मानिया बंगाल में, 1920 में अलीगढ़, 1921 में लखनऊ, और ठीक 1921 में ही ढाका। ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना। शिक्षा को अब प्रांतीय विषय बना दिया गया, स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया। यूपी में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई। अब विश्वविद्यालय के संचालन का दायित्व था प्रांत। तो ये सैडलर आयोग, उसके सुझाव और उसका परिणाम। इसके बाद 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से द्वैध शासन लागू हो गया। द्वैध शासन के अंतर्गत शिक्षा का स्वरूप बदलने लगा। क्या हो गया? शिक्षा विभाग अभी तक अंग्रेज चला रहे थे। द्वैध शासन में जनता द्वारा निर्वाचित मंत्री को भी शिक्षा विभाग दे दिया गया। केंद्र सरकार ने बिल्कुल इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया। केंद्र ने इसके लिए ग्रांट भी बंद कर दी। अब यहाँ शिक्षा को वित्तीय समस्या आ गई। शिक्षा को आगे कैसे बढ़ाया जाए? पैसा ही नहीं तो शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी? तो शिक्षा के स्तर में गिरावट होने लगी। हाहाकार मच गया। महापुरुषों ने इसकी बड़ी आलोचना की। 10 साल बाद 1929 में गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, तो इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन के प्रेसिडेंट थे फिलिप हॉटोंग। उनको कहा कि आप जांच कीजिए शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है और हमको बताइए। ये तो सभी को मालूम है क्यों गिर रहा है, ये लीपापोती का काम था। ये भी कहा कि शिक्षा विकास कैसे हो इसके बारे में भी हमें जानकारी दीजिए। अब हॉटोंग समिति ने अपना अलग सुझाव दिया। इसने कहा कि प्राइमरी स्कूल तो पूरे देश में होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट शुड नॉट बी कंपल्सरी। हमें क्या करना है हिंदुस्तानियों को पढ़ा लिखा के? इसने दूसरा कंट्रोवर्शियल फरमान जारी किया कि जो रूरल परस्यूट्स हैं, यानी जैसे ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी प्रवृत्ति ही ग्रामीण है, इनको 8 तक एजुकेशन प्रोवाइड करो। इसके बाद इनको स्किल सिखाओ, व्यावसायिक शिक्षा दिया जाए। इनको हाई स्कूल वगैरह में प्रवेश ही ना दिया जाए।
उच्च शिक्षा में सिर्फ उन्हें प्रवेश दिया जाए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हों, सभी को प्रवेश न दिया जाए। इनके सुझावों के आधार पर गवर्नमेंट ने 1935 में सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड का फिर से गठन किया। ये हर्टोग कमेटी की सिफारिशें थी। इन्होंने एक तरह से हायर एजुकेशन को डिनाउंस किया और शिक्षा को सिकोड़ दिया, श्रिंक डाउन। इसी टाइम में लगभग 1935 में एक नई घटना ये घटती है कि 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वायत्तता प्राप्त होती है, यानी केंद्र पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है। और 1935 में जो चुनाव हुए थे उसके आधार पर 1937 में प्रांतीय सरकार, चुनी हुई प्रांतीय सरकार बनती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी बहुमत से आती है, लोकप्रिय सरकार बनी। अब भारतीयों को थोड़ा सा अधिकार मिला कि वो कुछ काम शिक्षा पे कर सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा महाराष्ट्र में एक जगह है वर्धा, अभी गुजरात में हो गया है, उस जमाने में महाराष्ट्र में था। इस पर एक सम्मेलन आयोजित किया इन्होंने, शिक्षा के ऊपर राष्ट्रीय सम्मेलन। उन्नीस में। और महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र हरिजन में शिक्षा की एक पूरी की पूरी योजना, ब्लूप्रिंट प्रस्तुत किया कि वो किस प्रकार की शिक्षा चाहते हैं। इसी ब्लूप्रिंट को कहते हैं वर्धा शिक्षा योजना। इसे मौलिक शिक्षा योजना भी कहा जाता है, आधारभूत शिक्षा योजना भी कहा जाता है। तो गांधी जी ने एक कमेटी बनाई अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए, प्रांतीय जो सरकार बनी थी उसकी सहायता से, और इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया इन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन को, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने गांधी जी के इस वर्धा शिक्षा योजना को फिनिश किया। और उसमें गांधी जी जिस विचारधारा से प्रेरित थे वो विचारधारा थी कुटीर उद्योग, हथकरघा, चरखा, सूत कातना, आत्मनिर्भर भारत, आर्थिक रूप से निर्भर भारत, स्वदेशी बहिष्कार। तो इस वर्धा शिक्षा योजना की आत्मा ही थी मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क, हस्त उत्पादन वाले कार्य। इसमें छात्र भी हस्त उत्पादन करेगा, टीचर भी हस्त उत्पादन करेंगे, चरखा काटेंगे, कुटीर उद्योग में काम करेंगे या जो भी करेंगे। तो टीचर अपना वेतन अपने प्रोडक्शन से निकालेंगे, वो किसी इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड ऑन नहीं रहेंगे अपने वेतन के लिए, यानी अवैतनिक कार्य करना शिक्षक। विद्यार्थियों को कहा गया कि 7 साल तक इनकी जो शिक्षा होगी वो मातृभाषा में होगी। और ये शिक्षा निःशुल्क होगी। अब जब टीचर को वेतन ही नहीं देना है तो शुल्क की जरूरत ही नहीं है। और अनिवार्य होगी, यानी सभी को 7 साल तक शिक्षा लेना अनिवार्य। कोई बात नहीं अंजलि। तो वर्धा शिक्षा योजना थी तो गांधीवादी पूरी तरह से और कार्यान्वित भी हो सकती थी, और सरकार भी थी इनकी कांग्रेस की प्रांतों में कम से कम, तो और शिक्षा का विषय भी प्रांतों के हाथ में था। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि 1939 में एक दूसरी घटना घट गई। कौन सी घटना? द्वितीय विश्व युद्ध। ये घटना घटने से ही ये वर्धा शिक्षा योजना कार्यान्वित नहीं हो पाई, तो ये फ्लॉप शो हो गया।
इस पे काम ही नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का डिस्कोर्स चेंज हो गया। अब ये होने लगा कि किस तरह से इन परिस्थिति का उपयोग किया जाए कि भारत को आज़ाद करा लिया जाए। एक बार भारत आज़ाद हो जाएगा तो जो चाहेंगे वो व्यवस्था लगाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ये मिथक तोड़ दिया कि ब्रिटिशर्स को हराया नहीं जा सकता, ब्रिटिशर्स सबसे बड़ी शक्ति हैं। हिटलर ने इनकी बैंड बजा दी। तो ऐसा परिदृश्य बन गया था पूरे राष्ट्र का, पूरे विश्व का, कि अब अंग्रेजों को यहाँ से भगा दो। बाद में 1947 में राष्ट्रीय सरकार ने इसको अपने शिक्षा प्रणाली में इंक्लूड करने की कोशिश की आज़ादी के बाद। तो ये 1937 की शिक्षा व्यवस्था, वर्धा शिक्षा योजना। 1944 में सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन आया। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का ये एडवाइजर था सार्जेंट। इसने एक नेशनल एजुकेशनल प्लान तैयार किया। हाँ, मिलती। इसकी प्लानिंग क्या थी? इसमें भी इसने ये कहा कि जो प्राइमरी स्कूल हैं, इसका नाम दिया इसने एलिमेंट्री, और उच्च माध्यमिक है जो हाई स्कूल, इनके स्तर बड़े खराब, इनके स्तर में सुधार की आवश्यकता है। हाई स्कूल लेवल पे इसने कहा कि 2 डिवीजन कर दिया जाए, जूनियर एंड सीनियर बेसिक स्कूल्स। बेसिक स्कूल्स बना दिया जाए। इसने ये भी सुझाव दिया कि 6 से 11 साल तक पूरे भारत को कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन दिया जाए, और 11 से 17 साल के बच्चों को सीनियर घोषित किया जाए, सीनियर स्कूल में भेजा जाए। ये सीनियर स्कूल भी 2 तरह के होंगे। एक में साहित्य पढ़ाया जाएगा, आर्ट साइड जिसको हम कहते हैं, और दूसरे में कानून या विज्ञान व्यवसाय पढ़ाया जाएगा, जिसे हम कॉमर्स या लॉ कहते हैं। सार्जेंट शिक्षा योजना में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि इसमें इंटरमीडिएट लेवल को समाप्त करने की बात की गई। इंटरमीडिएट लेवल को खत्म करो। सार्जेंट योजना की प्लानिंग थी कि 40 साल तक पूरे भारत को हम साक्षर कर देंगे। लेकिन इसके बाद एक और समिति आई, खेर। खेर समिति ने कहा कि ये 40 साल को घटा करके 16 साल कर दो, 16 साल में ये सब लागू करना है। तो ये सार्जेंट एजुकेशन है। सैडलर सभी लोग को समझ में आ गया। द्वैध शासन में शिक्षा की स्थिति क्या थी, आ गया। वर्धा शिक्षा योजना क्या थी, ये भी आ गया। सार्जेंट एजुकेशन भी आ गया।
अब इसके बाद आता है आज़ादी मिल जाती है और इसके बाद आज़ादी के बाद 1948 में राधा कृष्णन आयोग। गवर्नमेंट ने राधा कृष्णन को कहा कि आप खुद ही विश्वविद्यालय शिक्षा पे सुझाव दीजिए। 1 साल बाद इसने अपना सुझाव प्रस्तुत किया, जिस पे आज भी भारत की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। इसने कहा विश्वविद्यालय पहुंचने के पहले 12 साल स्कूली एजुकेशन प्राप्त करना अनिवार्य है। और विश्वविद्यालय की परीक्षा दिनों के अतिरिक्त वर्ष में कम से कम 180 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए। और इसको सेमेस्टर्स में डिवाइड करना है, 11 हफ्ते के 3 सेमेस्टर। इसका 3 उद्देश्य होना चाहिए जो हायर एजुकेशन है। पहला, जनरल एजुकेशन। दूसरा, लिबरल एजुकेशन। और तीसरा, ऑक्यूपेशनल। जनरल एजुकेशन यानी सामान्य शिक्षा, लिबरल यानी संस्कारी शिक्षा, ऑक्यूपेशनल यानी व्यवसायिक शिक्षा। इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, इंडियन सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी से बीए की उपाधि जरूरी नहीं है। शिक्षा को स्टेट सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रखा जाए। और विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए एक फिक्स्ड ग्रांट की स्थापना की जाए, आयोग की स्थापना की जाए। और विश्वविद्यालय के अध्यापकों में सैलरी को बढ़ाया जाए। तो राधाकृष्णन के इन्हीं सिफारिशों के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1953 में यूजीसी की स्थापना की, एक ऑटोनमस बॉडी के रूप में। स्थापना 1953 में हुई, लेकिन अभी तक ये स्वायत्त नहीं हुआ था, स्वतंत्र नहीं था। लेकिन 1956 में 3 साल बाद इसको स्वायत्तता दे। अभी गवर्नमेंट इसको खत्म करने की बात कर रही है, एक नया आयोग बनाने की बात कर रही है, नीति आयोग। तो 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय भारत में 903 विश्वविद्यालय थे। आज भारत में कितने विश्वविद्यालय हैं? सॉरी, भारत जब आजाद हुआ तो 19 विश्वविद्यालय थे। आज कितनी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में? अरे नहीं, नीति आयोग नहीं, क्या नाम उसका, यूजीसी को रिप्लेस करने की बात चल रही है। किस आयोग की? उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। एनटीए तो एग्जामिनेशन बॉडी। दूसरा, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग, एमएचआरडी को बदल के कर दिया ना शिक्षा मंत्रालय। नहीं, ये नहीं। तो राधाकृष्णन आयोग से
अस्तित्व में आता है यूजीसी। इसके बाद अगला आयोग आता है 1964, कोठारी। दो साल तक ये काम करता है। कोठारी आयोग का गठन इसलिए किया गया है, कोठारी से कहा गया है कि भारतीय शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। और इसके लिए इंपोर्ट किए गए एजुकेशनिस्ट इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया, यूनेस्को से एक और आए। तो विश्व स्तरीय बनाने के लिए इन्होंने यूनेस्को के सेक्रेटरीट के थे जेएफ मैकडुगल, इनकी भी सेवाएं ली। ये शाकारी सचिव के रूप में काम किए आयोग में। तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में वर्तमान उसमें जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी थी उसकी रिजिडिटी की आलोचना की और कहा कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बड़ी रिजिड है, बदलते हुए वक्त के साथ फ्लेक्सिबल नहीं है, और इसको फ्लेक्सिबल बनाओ नहीं तो ये आउट ऑफ डेट हो जाएगी। दूसरी बात इन्होंने की कि रिसर्च ओरिएंटेशन होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और शिक्षा में कुछ चीजें बिल्कुल लैकिंग है, जैसे समाज सेवा, इसको भी स्थान दिया जाए। वर्क एक्सपीरियंस, इसको भी शामिल किया जाए। मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब शिक्षा का विकास के आवश्यक संसाधन है जो लैकिंग है। इन्होंने फिर वही बात कही कि जो मिडिल माध्यमिक शिक्षा है इसको तकनीकी से जोड़ा जाए। टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और साइंस पे विशेष जोर दिया जाए। इन्होंने पहली बार क्लियरली मेंशन किया कि टोटल जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च। तो ये कोठारी आयोग है। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति है जिसका आधार बना है कोठारी आयोग। इसके प्रावधान क्या है? 14 साल तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, टीचर्स को अच्छा वेतन देना ताकि वो एजुकेशन पे अपना फोकस कर सकें, वो दूसरा काम ना करें और इनसोर्सिंग के लिए, आउटसोर्सिंग के लिए। तो टीचर की सैलरी बढ़ा दो और इनकी पदोन्नति किया जाए, प्रमोट किया जाए इनको। यहाँ पे त्रिभाषी फार्मूले को स्वीकार किया गया, इंग्लिश, हिंदी और क्षेत्रीय एक भाषा।
तीसरी चीज इन्होंने कहा कि विज्ञान और साइंस और रिसर्च इन पर खास जोर दिया जाना चाहिए। खेती और उद्योग का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जो भी बुक्स हैं वो क्वालिटी उनकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए और सस्ती होनी चाहिए। इन्होंने भी कहा कि जो भी जीडीपी है इसका कम से कम 6% एजुकेशन पे खर्च किया जाए। इन्होंने शिक्षा का पहली बार संरचना प्रस्तुत की कि शिक्षा होनी चाहिए 10+2+3 इस फॉर्मेट में, जो कि अभी नई शिक्षा पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ने बदल दिया। यानी 10 साल सामान्य शिक्षा, 2 साल इंटरमीडिएट और 3 साल बीए। तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? किसी को नहीं आया? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? इनको क्रमशः दिमाग में बिठा लीजिए कि एक एक शिक्षा आयोग की क्या विशेषता है, क्या खास बात है। इससे 1 से 2 प्रश्न जरूर आएंगे पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। यानी 4 प्रश्नों का ये मामला है। 4 प्रश्न यानी 8 नंबर। 8 नंबर बड़े ही निर्णायक होते हैं। और अभी नई शिक्षा नीति आई है, उस पर भी पक्के क्वेश्चन आएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये 10+2+3 यानी 10वीं पास, 12वीं पास, बीए पास। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बता दूं? चलिए नई शिक्षा नीति भी बता देते हैं। क्या क्लियर करिए? अरे यार गूगल पे सर्च कर लो, घट्टा बढ़ता रहता है। कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? रुको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये यूजीसी की लिस्ट है आपके सामने, लेटेस्ट। टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन कंट्री 6/8/2021, यानी 2 महीने पहले की है, जो यूजीसी की साइट पे दिया गया है। स्टेट यूनिवर्सिटीज है 437, निजी जो भी यूनिवर्सिटीज है 126, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है 54, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है 388, टोटल 1005। ये यूजीसी का ही डाटा है।
इनको मतलब टोटल यूनिवर्सिटी जितनी है इनको ये फिट है यूजीसी से ग्रांट लेने के लिए एलिजिबल है। उनको एक लिस्ट बनाया गया है, 19 भी उसमें रखा जाता, सॉरी 12 बी उसमें रखा जाता है। इनको यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है और इनको मानता है कि दे आर फिट टू रिसीव सेंट्रल असिस्टेंस अंडर सेक्शन 12 बी ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 एज पर अप्रूव्ड पैटर्न ऑफ असिस्टेंस अंडर वेरियस स्कीम्स। ये 12 बी एक रूल है यूजीसी का, सेक्शन है, धारा है। इसमें वो यूनिवर्सिटी शामिल होती हैं जो व्हिच आर एलिजिबल टू रिसीव सेंट्रल असिस्टेंस इंक्लूडिंग यूजीसी असिस्टेंस, यानी जिसको केंद्र भी पैसे देता है और यूजीसी भी देती है, दोनों देते हैं। समझ गए? अब आइए न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं। पहली तो बात, अभी तक हमने देखा कि पुरानी शिक्षा नीति में 10+2+3 का मॉडल अपनाया गया था, लेकिन नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 ये संरचना अपनाई गई। ये क्या है? 5 साल जो पढ़ाई होगी, पहले 5 साल जब बच्चा स्कूल में जाने लगेगा 3 साल की अवस्था में, तो इसको कहेंगे फाउंडेशन स्टेज। इसमें किताब नहीं पढ़ाएंगे, इसमें उससे खेल खिलाएंगे, क्रिएटिव एक्टिविटी कराएंगे। इसको बोलेंगे प्री प्राइमरी स्टेज। फिर इसके बाद अगला जो 3 साल होगा, अभी भी जो यूकेजी एलकेजी का होता है ना, वहाँ क्रिएटिव एक्टिविटीज कराते रहते हैं बच्चों से, वो यही फाउंडेशन स्टेज। इस 3 साल को बोलेंगे प्रिपरेटरी स्टेज। यहाँ बच्चों को थोड़ा सा होमवर्क की तैयारी देंगे, थोड़ा किताबों की तरफ उन्मुख करेंगे, प्रिपरेटरी स्टेज। इसके बाद अगला 3 साल, इसको बोलेंगे उच्च प्राथमिक। ये जो 3 साल का फाउंडेशन स्टेज है, इसको ग्रेड 1 एंड 2 में इंक्लूड कर लेंगे, 5 वर्ष के फाउंडेशन स्टेज को। इसके बाद 3, 4, 5 ये हो जाएगा। इसके बाद ये जो स्टेज आएगा ग्रेड 6, 7 और 8। इसके बाद ये जो 4 वर्ष का आएगा, ये होगा ग्रेड 9, 10, 11, 12। तो 12वीं तक का ऐसे डिवीजन किया गया है। इसमें एक और इन्होंने प्रस्ताव दिया है, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर आधारित एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना होगी और वर्ष 2025 तक क्लास 3 के स्टैंडर्ड तक बच्चों को बेसिक लिटरेसी यानी साक्षरता, अक्षर पढ़ सकें, लिख सकें, और बेसिक नंबर न्यूमरेसी, इनका ज्ञान दे दिया जाएगा। प्राइमरी लेवल पे यही 2 चीज़ें हैं कि उनको अल्फ़ाबेट सारे आते हों और उनको अंक सारे आते हों, गिनती पहाड़ा, ये सब चीज़ें आती हैं, और क्या आवश्यक। नई एजुकेशन पॉलिसी में भाषा को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये तुम लोग डाउट मत पूछो बीच में ना, इतना लंबा चैप्टर है, डाउट में क्या बताऊंगा मैं। डाउट क्लियरिंग सेशन उसके लिए होता है, डाउट के लिए। अभी डाउट अपने पास रखो, चौथे दिन डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, यू कैन आस्क मी। इसमें कहा गया है कि कक्षा 5 तक बच्चा मातृभाषा में पढ़ेगा, हिंदी में नहीं। मातृभाषा अलग अलग राज्यों की अलग अलग है, बंगाल की बंगाली है, गुजरात की गुजराती है, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में पढ़ेगा। और इसके बाद 5 तक तो कंपलसरी है, चाहेगा तो 8वीं तक भी जाएगा और आगे भी वो मातृभाषा में ही कंटिन्यू कर सकता है। संस्कृत को भी एक लैंग्वेज के विकल्प के रूप में रखा गया है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं होगा, ये उसकी इच्छा पर आधारित। इस शिक्षा में शारीरिक शिक्षा पर भी बल दिया गया है, क्लास में बैठे बैठे ही नहीं सब कुछ पढ़ना, जैसे इसके पहले का मॉडल था। छात्रों को गार्डनिंग, नियमित रूप से खेलकूद, योगा, डांस, मार्शल आर्ट, ये सब सिखाया जाएगा।
ताकि वो फिजिकली भी एक्टिव हो। अभी की हम 8-8 घंटे क्लास में बैठे रहते हैं, वी आर नॉट फिजिकली एक्टिव। और आज की शिक्षा व्यवस्था की एक और विडंबना ये है कि वो बहुत हद तक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, मतलब जो रिक्वायरमेंट है जिस स्किल की राष्ट्रीय स्तर पे, उसको एड्रेस नहीं करता। तो इसमें इन्होंने बनाया है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, NPST। ये निगरानी करेगी, ये संस्था, कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका आज के समाज में डिमांड भी है कि नहीं है। NCERT के माध्यम से अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, NCFTE का भी विकास होगा। यानी टीचर बनने के लिए 2030 तक न्यूनतम डिग्री होनी चाहिए 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड और बीए का कोर्स, ये कंपलसरी। तो ये तो हुआ प्राइमरी स्कूल के बारे में। इसके बाद हायर एजुकेशन के बारे में क्या, उच्च शिक्षा संबंधी प्रावधान। अभी भी कितने लोग हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं, कितने लोग का एनरोलमेंट होता है, उसको नापने के लिए है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। और वर्ष 2018 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था 26.3%। यानी 100 बच्चे स्कूल से शिक्षा लेकर के ऊपर जाते हैं तो केवल 26 बच्चे ही MA में एडमिशन लेते हैं। PhD वगैरह की तो बात ही छोड़ दो। तो इसको लक्ष्य रखा गया है कि इसको बढ़ा करके 50% किया जाएगा, कि 100 बच्चे अगर BA कर लेते हैं तो हायर एजुकेशन में कम से कम 50% बच्चे दाखिला लें। एक नया सिस्टम अपनाया गया है BA के लेवल पे, स्नातक स्तर पे, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। इसका मतलब क्या है, 4 साल का या 3 साल का BA होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो 4 साल कंप्लीट करेगा तभी उसको प्रमाण पत्र मिलेगा। मान लो किसी ने दाखिला लिया म्यूजिक में, 2 साल वो म्यूजिक पढ़ा, उसका मन म्यूजिक से भर गया, वो चाहता है इतिहास पढ़ना, तो 2 साल पढ़ने के बाद, अभी सिस्टम क्या है, 3 साल का BA होता है, 2 साल के बाद अगर वो छोड़ देता है तो उसकी 2 साल की मेहनत खराब हो गई। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि 2 साल बाद अगर छोड़ेगा तो उसको फिर भी सर्टिफिकेट मिलेगा, मेहनत खराब नहीं होगी। कई स्तर पे वो एंट्री कर सकेंगे, छोड़ सकेंगे। पहले साल जो इनको प्रमाण पत्र मिलेगा, सर्टिफिकेट, इसको सिंपल सर्टिफिकेट कहेंगे, पास कोर्स। मान लो 2 साल इसने पढ़ लिया, इसको बोलेंगे डिप्लोमा, इस सर्टिफिकेट को। 3 साल अगर इसने पढ़ लिया तो इसको बोलेंगे ग्रेजुएट। 4 साल इसने पढ़ लिया, पूरे कर लिए, इसको बोलेंगे रिसर्च ग्रेजुएट, इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। इसको हर एक लेवल पे नंबर दिए जाएंगे जिन्हें कहा जाएगा क्रेडिट। और ये क्रेडिट को एक बैंक में सुरक्षित रख सकेगा डिजिटल रूप से। इसके लिए एक बैंक बनाया जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट कमाता जाएगा और उसमें बैंक में डालता जाएगा, जैसे आप पैसे कमाते हैं बैंक में डालते हैं। अब जब नौकरी लेने की बात आएगी तो गवर्नमेंट वैकेंसीज क्या निकालेगी, जिसके पास 20 क्रेडिट हैं वो एलिजिबल है, तो अपने बैंक में देख लेगा मेरे कितने क्रेडिट इकट्ठे हुए हैं। अभी इस चीज को API स्कोर से कैलकुलेट करते हैं, बड़ा ही दुरूह है। तो ये एक नया सिस्टम लागू किया गया है और इस शिक्षा व्यवस्था में MPhil को खत्म कर दिया गया, मास्टर ऑफ फिलोसफी। अब इन सब चीजों के कार्यान्वयन के लिए एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की परिकल्पना की गई है, HECI। तो ये उच्च शिक्षा के लिए केवल मेडिकल की पढ़ाई और लॉ की पढ़ाई को छोड़ करके बाकी जो भी पढ़ाइयां होती हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सिंगल अम्ब्रेला बॉडी इसके लिए रहेगी है। MPhil
का जो शुरू था वो था मिनी पीएचडी के रूप में, पीएचडी की ट्रेनिंग के रूप में। एमफिल में 2 साल हम पीएचडी कैसे करेंगे ये सीखते थे और बाकी पीएचडी करते थे 4 से 8 साल तक। अब गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि एमफिल में जो सीखते थे उसको कोर्स वर्क के रूप में 1 साल के लिए पीएचडी में जोड़ दिया। तो अलग से एमफिल 2 साल करने की जरूरत नहीं, इसको कॉम्पैक्ट कर दिया और कोर्स वर्क आप लगाते हो ना पीएचडी में, तो एमफिल ही है वो एक तरह से। तो ये HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके 4 ब्रांचेज होंगे जैसा गवर्नमेंट ने बताया है। हाँ, मैंने एमफिल किया है, मैंने पीएचडी भी की है, मैं पोस्ट डॉक्टरेट भी करूंगा, मैं हाहाकार मचा दूंगा। तो भी जेएनयू से किया। तो इसके 4 निकाय कौन से होंगे? पहला होगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, NHERC। ये क्या करेगा? ये हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगा, रेगुलेटरी बॉडी है। एक दूसरी काउंसिल होगी GEC, जनरल एजुकेशनल काउंसिल। ये क्या करेगा? ये स्टैंडर्ड बताएगा कि जो आप सीख रहे हैं उसका क्या स्टैंडर्ड है, उसका एग्जाम कैसे लिया जाए, इसका स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया। एमफिल 2 ईयर का होता है। तीसरा होगा NAC, वो तो अभी भी है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये बताएगा कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी क्या है, एक्रेडिटेट करेगा उसको। और चौथा है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। ये जो वही काम करेगा जो यूजीसी कर रहा है, वित्त पोषण करेगा, ग्रांट देगा ये। अभी ये चारों काम 3 संस्थाएं करती हैं, यूजीसी, AICTE और NCTE। इन तीनों को खत्म कर देंगे। इसमें एक और बड़ी अद्भुत बात की गई है, भारतीय शिक्षा को वैश्विक बनाने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जाएगी और उसका नाम रखा गया है मेरू, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। यानी ऐसा नहीं है कि जो इतिहास पढ़ रहा है इतिहास ही पढ़ेगा। अभी हालात भारत में कुछ ऐसे हैं कि आप अगर मध्यकालीन इतिहास पढ़ के एमए में और पीएचडी में आधुनिक इतिहास पर रिसर्च करना चाहेंगे तो ये संकट खड़ा हो जाता है कि आप प्रोफेसर किस में बनेंगे, मिडिवल हिस्ट्री में कि मॉडर्न हिस्ट्री में कि एंशिएंट हिस्ट्री में, अप्लाई किस में करेंगे? जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान का कोई फिक्स नहीं है कि बस यहीं तक ज्ञान होगा। ज्ञानी अगर व्यक्ति है तो हर संभव दिशाओं में ज्ञानी होगा। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी को यहाँ पे प्रमोट किया गया है। इसके अलावा एक और चीज, गलत बहुत सारी चीजें हैं, क्या करोगे? इसमें स्पेशल इंफेसिस दिया गया है इंडियन नॉलेज सिस्टम को। इंडियन नॉलेज सिस्टम को, यानी भारत में बहुत सारा ऐसा नॉलेज है जो लोकल लेवल पे डेवलप हुआ है, उसको हमने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया है। बहुत सारे आदिवासी हैं जिनके पास ऐसी तकनीकी है, ऐसा गुण है, ऐसा विज्ञान है जो बिल्कुल स्वदेशी है। गांव में ऐसा ज्ञान है लोगों के पास, इनकी भी पढ़ाई करवाई जाएगी। एक और प्रावधान इसमें किया गया है, स्पेशल एजुकेशनल जोन। ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां बड़ी संख्या में ऐसे छात्र मिलते हैं जहाँ पे पिछड़ापन है, आर्थिक बाधाएं हैं, जातिगत बाधाएं हैं, सामाजिक बाधाएं हैं, उनको स्पेशल एजुकेशनल जोन में रखा जाएगा ताकि उनको सपोर्ट किया जा सके। हाँ, पाली लैंग्वेज में पीएचडी कर सकते हैं। अभी भी उच्च शिक्षा में या प्राइमरी एजुकेशन में भेदभाव बहुत होता है जेंडर को लेकर के। लड़की है, लड़का है, लड़के को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ाना, लड़कियों को नहीं करते हैं।
और जो ट्रांसजेंडर है उनको तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो जेंडर को जो लेकर के असमानता है, पूर्वाग्रह है, उसको दूर करने के लिए एक फंड की स्थापना की गई है इस एजुकेशन पॉलिसी में, जिसे कहते हैं जेंडर इंक्लूजन फंड, ताकि जो ट्रांसजेंडर हैं या फीमेल्स हैं उनको पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान एनसीईआरटी करेगा। एससी, एसटी, ओबीसी और सामाजिक आर्थिक रूप से जो भी पिछड़े हुए लोग हैं, मेधावी छात्र हैं, उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी प्रोत्साहित करने के लिए। तो ये सारे प्रावधान किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। पहले की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? पहले की शिक्षा व्यवस्था यूनिडिसिप्लिनरी है, किताबी शिक्षा पे बहुत जोर है, बहुत ही बकवास हम पढ़ रहे हैं, जिसका कोई डे टू डे लाइफ में यूज नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मेरुतुंग ने फला किताब लिखी है, तो फला किताब के फला सर्ग में क्या लिखा गया है, इसका क्या मतलब? बाणभट्ट के कादम्बरी में वो चीज लिखा है, तो उस चीज का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब? पुस्तकीय ज्ञान को शिक्षा का आधार बना दी, स्मृति के परीक्षण को शिक्षा का आधार। जितनी ज्यादा मेमोरी होगी, हाँ, हिस्ट्री भी चेंज होगा, हिस्ट्री को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ा जाएगा। सबके डेट्स रखना, सारे डायनेस्टियों की क्रोनोलॉजी रखना, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब ये खासकर हिस्ट्री की अगर हम बात करें, क्योंकि हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें कोई नवाचार है, कोई इनोवेशन है, कोई रिसर्च है? कुछ नहीं है। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए वही आगे बढ़ेगा जो सब रट लिया सारा। पेलियोलिथिक ले से कहाँ धान की भूसी पाई गई, कहाँ चिड़िया की पूंछ की हड्डी पाई गई, कहाँ पे गीदड़ का दांत मिला है, कहाँ बिल्ली की पूंछ का बाल मिला है, कहाँ पे खरगोश के कान का रेशा मिला है, कहाँ पे कुत्ते की भौं मिली है, कहाँ पे सूती वस्त्र का एक सूत लिपटा हुआ घड़े में मिल गया, कहाँ पे हाथी के दांत का लटकन मिल गया। क्या मतलब है लटकन मिल गया, झटकन मिल गया? इसको याद करके तुम्हारे जीवन में या देश के जीवन में या गुणवत्ता में क्या परिष्कार आ जाएगा? लेकिन ऐसे रिलीजियसली हम भी पढ़ाते हैं और आप भी पढ़ते हो, मजबूरी है, करें तो क्या करें? यही पाठ्यक्रम दिया गया बना के, और ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अंदर से हम जानते हैं कि ये बकवास है, लेकिन कड़े हुए मुर्दे उखाड़ने में कहाँ चार चार नरकंकाल पाए गए हैं, कहाँ कहाँ पे युगल समाधि मिली है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी उस दृष्टि से बेहतर है। आपसे ज्यादा परेशान तुम तो मैं बोलता हूँ तुम बढ़ते हो। मैं जब उसको तैयार करता हूँ मटेरियल को, तो मैं और पागल हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने लाखों बार उस चीज को पढ़ा हुआ है। 2 साल तो अकेडमी पे हो गया। अब इसमें चुनौतियां भी हैं, ऐसे ही नहीं पारित हो जाएगा। ताजमहल के सामने खड़ी होकर फोटो खिंचवाई थी, वो भी इतिहास की था। अपने हस्बैंड से बोलो ताजमहल क्यों देखने जाते? इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि कंकरेंट लिस्ट में है ये एजुकेशन पॉलिसी, तो राज्यों का सहयोग नहीं मिलेगा। राज्यों के अपने बोर्ड्स हैं, अपना सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम उनको चेंज करना पड़ेगा। हम्म, देखो, जो लेट से ज्वाइन करता है उसके प्रश्नों का तो मैं जवाब ही नहीं देता। मैं यहाँ 1.5 घंटे से चिल्ला रहा हूँ, तुम अभी को आकर के इतिहास का मतलब पूछ रही हो। आते ही ऐसा धमाका मारी हो कि ओ ज्वाइन हो गया, 2 4 स्माइली फोड़ के, जैसे मैं समझूंगा ही नहीं। दूसरा, इतना सारा तामझाम करने के बाद शिक्षा महंगी हो जाएगी। तीसरा, दक्षिण भाषाई राज्य इस पे ये कह रहे हैं कि जो 3 भाषा का फार्मूला आपने निकाला है, कहीं ना कहीं शिक्षा को आप हिंदी की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं। फिर 6% जीडीपी के लिए सरकार तैयार है कि नहीं तैयार है खर्च करने के लिए एजुकेशन के लिए, ये भी एक मुद्दा है। सबसे बड़ी बाधा यह है कि कुशल शिक्षक है ही नहीं। प्राइमरी लेवल पे या अपर हायर एजुकेशन के लेवल पे कुशल शिक्षकों का अभाव है। तो ये सब कुछ बुनियादी बाधाएं हैं।
देखिए ये लागू होगा तो क्या होगा। तो ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, समझ में आ गया सभी को। किसी कोई डाउट, कंफ्यूजन? ये सारा जो मैंने आपको समझाया है, ये उन यूनिवर्सिटीज के नाम है जो 1005 यूनिवर्सिटीज है ना टोटल, उनके नाम। तो एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से खत्म हुई। कल हम कुछ और मे बी इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू करेंगे। ठीक है, फिर 9 बजे हमारी अगली क्लास है, पता ही है ना, हृदय विदारक प्रश्नों की क्लास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो 9 बजे सभी को ज्वाइन